नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ऑर्गेनाइज कराया गया जिसे एरिना सबलेंका के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। बेलारूस की ये प्लेयर है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री मेड द हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द MSME सेलर्स। तो किस मंत्रालय ने MSME विक्रेताओं से सर्वाधिक खरीद की है। तो MSME विक्रेताओं से जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा खरीद की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और ये रिपोर्ट MSME के द्वारा ही जारी की गई। MSME के जो प्रोडक्ट्स हैं उन विक्रेताओं से मिनिस्ट्री ने कैसे खरीदा, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है GEM, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उसके माध्यम से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने सबसे ज़्यादा परचेजिंग की है MSME सेलर से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात कर ली हमने, गवर्नमेंट ने एक मार्केट सिस्टम बनाया है MSME के जो विक्रेताज हैं उनके लिए 2016 में, जिससे कि उनका डायरेक्टली प्रोडक्ट किसी जिसको यूज़ करना है वो उसे परचेज कर सके। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो गवर्नमेंट को यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आई और आत्मनिर्भर की तरफ प्रमोट करते हुए नज़र आ रही है गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सबसे ज़्यादा परचेजिंग किसने की? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है। कितनी की है? तो 16,747 करोड़ जो MSME सेक्टर से इन्होंने परचेजिंग की है। यहाँ पर 2021 के कंपेयर में अगर बात करें तो 250% ज़्यादा परचेजिंग की गई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परचेजिंग उत्तर प्रदेश ने MSME सेक्टर से इस प्लेटफॉर्म से की है। तो सबसे ज़्यादा परचेसिंग अगर स्टेट के कंपेयर में देखें तो उत्तर प्रदेश है, और अगर किसी भी मिनिस्ट्री के देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक, यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, तो इस प्लेटफॉर्म को 2016 में लॉन्च किया गया और वर्किंग में ये 2016 से आया। उसके बाद ये रेगुलरली भारत को अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोगों को जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि डायरेक्टली जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो यूज़र के पास पहुंच सके। इसमें कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और MSME से जुड़े हुए कोई भी आर्टिस्ट होगा या कोई भी और दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाले लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुकेश अंबानी नंबर 1 पोजीशन पर है और दुनिया में 2nd पोजीशन पर है ग्लोबली ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली को सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड बताया, किसमें? PM 2.5 में। अगर PM 10 पार्टिकल की बात करें तो उसमें गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। PV सिंधु 12वें स्पॉट पे है, किसमें? तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में। और नाओमी ओसाका जो कि जापानीज टेनिस स्टार है वो टॉप पोजीशन पर है। इंडिया ने 7 से 3rd पोजीशन पर शिफ्ट किया है, किसमें? तो ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में भारत की रैंक 61 है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 8 है। पहली पोजीशन पर कोई नहीं है, डायरेक्टली 4th पोजीशन पर डेनमार्क है और यही टॉप पोजीशन पर है। फोर्ब्स ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री को बेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया और दुनिया में सैमसंग को ये दर्जा मिला हुआ है। भारत की अगर ग्लोबली रिलायंस की रैंकिंग बात करें तो 20वीं पोजीशन है। दुनिया में
सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का 10th पोजीशन पर है, पहले पर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। शिवनादर भारत के सबसे जेनरस फिलंट्रॉफिस्ट की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैब्ल्यू वॉज द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे 2023। तो गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? आपको पहले बता दूं, टोटल 23 झांकियां निकली थी, जिनमें से 16 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की थी और 7 झांकियां किसी अन्य डिपार्टमेंट या अन्य मिनिस्ट्री की थी। तो यहां पर टोटल 23 झांकियों में अगर बात करें स्टेट वाली झांकियों में, तो स्टेट्स की झांकियों में, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सबसे बेहतरीन झांकी ही निकली उत्तराखंड की। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पहले पोजीशन पर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की झांकी, जिसमें मंदिरों को ऑलमोस्ट जो भी प्राचीन मंदिर हैं उनको दिखाया, छोटा बड़ा कोई सा भी मंदिर, और साथ साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो वहाँ के हिरन वगैरह हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर बात की जाए तो 74 नंबर का रिपब्लिक डे हमने ऑब्जर्व किया। उसमें अगर दूसरी झांकियों में बात करें तो पंजाब की रेजिमेंट है जिसको बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का दर्जा मिला है, उत्तराखंड को तो बेस्ट झांकी का दर्जा मिला ही है। बेस्ट झांकी में उत्तराखंड की अगर थीम की बात करें तो मानस खंड, क्या मानस खंड इसकी थीम है। अगर दूसरी पोजीशन पर बात करें तो महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र किस मतलब महाराष्ट्र की क्या थीम रही? तो सेडे 3 शक्तिपीठ, नारी शक्ति को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। उत्तर प्रदेश 3rd पोजीशन पर, जिसने अयोध्या दीपोत्सव को प्रदर्शित किया है। और दूसरे अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं तो उसकी चर्चा करें तो बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड का पंजाब रेजिमेंट, जो कि भारतीय एयरफोर्स की एक रेजिमेंट है, उसको मिला है। बेस्ट मार्चिंग टीम का सीआरपीएफ को मिला है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। और अगर बेस्ट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में झांकी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को दिखाने में। स्पेशल अवार्ड की बात करें तो वो मिला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वंदे भारतम डांस ग्रुप को, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगर आप अपने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो इसी बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आप देख पाएंगे सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। दोनों भाषाओं में कवर की गई है। और यहाँ पर जो आपको मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी का यूज़ करके आप अपनी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड टू गिव मंथली अनाउंस टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? तो 2023 और 2024 में कौन सा राज्य ऐसा है जो कि मंथली अलाउंस देगा अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को, जिससे कि वो अपनी बेरोजगारी के समय पैसों की जो आर्थिक तंगी है उससे थोड़ा सा निजात पा सके? आंसर है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा अनाउंस किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, जिनके द्वारा अगले फाइनेंशियल ईयर में यह अनाउंस किया गया है कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको हम मंथली अलाउंस देंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की बात की गई है, तो स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट को केरला ने लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया गया। उड़ीसा को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस मिशन के लिए? तो जगा मिशन के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसने रेवेन्यू और पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है। तमिलनाडु, जिसने नीलगिरी तहर को कंजर्व करने का एक ऑर्डर इशू किया है और ये ऐसा पहला स्टेट बना। और क्योंकि नीलगिरी तहर इसका स्टेट एनिमल है इसलिए इसने ऐसा किया भी है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जिसने फातिमा शेख के लेसन्स को टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया।
देवभूमि द्वारका कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू वहां पर कृष्ण भगवान जी का लगाया जाएगा द्वारका सिटी में, जो कि गुजरात में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड। तो विश्व कुष्ठ दिवस, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम 29 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, हर साल नहीं ऑब्जर्व करते क्योंकि आपको बता दूं ये ऑब्जर्व किया जाता है संडे को। कब? जनवरी के लास्ट संडे को, और लास्ट संडे पड़ा था 29 जनवरी को, इसलिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे हमने 29 जनवरी को ऑब्जर्व किया। ध्यान रखिएगा, यहां पर इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। क्या? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड लाडली बहना स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। याद रखिएगा, इन्होंने नर्मदा जयंती ओकेशन पर ये अनाउंसमेंट की है। साथ साथ बहुत सारे विरोधी ये कह रहे हैं कि चुनाव, अब इस साल चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, तो चुनाव को देखते हुए इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है, लाडली बहना योजना की। लेकिन इनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये लाडली लक्ष्मी स्कीम जिस तरीके से हमने अपने यहाँ पर लॉन्च की थी, उसी हिसाब से ये भी काम करेगी। जो लाडली लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत अगर बच्ची पैदा होती है तो उसकी शादी तक का खर्चा काफ़ी हद तक सरकार वहन करती है। अगर वो पढ़ाई अपनी पूरी करती है तो हर स्तर पर उसको प्रमोट किया जाता है, हर स्तर पर उसको कुछ कंपनसेशन मनी दी जाती है जिससे कि वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। उसी हिसाब से लाडली बहना योजना को जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनके द्वारा ये कहना है। कहा जा रहा है कि इस स्कीम लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को, सभी महिलाओं को स्टेट की 1000 रुपया मंथली दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सके। इसमें जो पुअर महिला और मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इसमें वो महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो इनकम टैक्स अपना भरती हैं। अगर इनकम टैक्स भरती हैं तो वो इससे बाहर रहेंगी। ठीक, याद रखिएगा, इसमें कोई भी कास्ट की, कोई भी रिलीजन हो, कहीं के भी फीमेल्स हो, सबको इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60,000 करोड़ रुपीस अगले 5 साल में इस स्कीम के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश को रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और लेजिस्लेचर में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में लोकेटेड है। एरिया वाइज ये सेकंड पोजीशन पर है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर फेस्टिवल की बात करें तो खजुराहो फेस्टिवल, भोगारिया हाट फेस्टिवल और मदाई फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अगला क्वेश्चन, यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट एक्यूजिंग विच बिजनेस ग्रुप फॉर स्टॉक मैनिपुलेशन। तो हिंडन ग्रुप जो रिसर्च है वो यूएस बेस्ड एक कंपनी है, ये रिसर्च का काम ही मेनली करती है। अब आपको बता दूं, इसके द्वारा ना एक आरोप लगाया गया है भारत के बिजनेस ग्रुप पर कि इसने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब जो इनके स्टॉक का रेट मान लीजिए 100 रुपया है, तो वैसे तो अब बहुत ज़्यादा है इनका, लेकिन 100 रुपया का इनका स्टॉक है, तो इन्होंने अपने स्टॉक को बेहतर दिखाकर उसको मैनिपुलेट करके उसको 300 रुपया दिखाया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि इन्होंने बैंकों के माध्यम से कहा कि देखो हमारे स्टॉक का रेट ये चल रहा है, हमको ब्याज दे दो, हमको लोन दे दो, हमको लोन दे दो। लोन दिया इन्होंने, तो इनको लोन अप्रूव हो गया और ये अपना काम बढ़ाते गए। तो एक तरीके से जो पूरा सिस्टम इन्होंने तैयार किया, इसे कहते हैं बिजनेस ग्रुप, इसे कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। इन्होंने अपना स्टॉक मैनिपुलेशन के माध्यम से बेनिफिट उठाया और भी बहुत धोखाधड़ी इन्होंने की, अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिसर्च। तो
इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगाया गया। अडानी ग्रुप दुनिया में इस समय पर 3rd पोजीशन पर पैसों में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अडानी ग्रुप की जो ग्रोथ है वो बहुत ही मतलब ड्रामेटिकली बढ़ी है, जिसकी वजह से हिंडन ग्रुप ने इनके ऊपर मैनिपुलेशन, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स हेवन, जो टैक्स देते हैं उनके पैसों का इम्प्रॉपर यूज, मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब अडानी ग्रुप ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये लोग ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद भी स्टॉक हमारे खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, तो हमारे स्टॉक खरीद के हम बेच रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं और हमारी बुराई भी कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से इन्होंने कहने की कोशिश की और अपने पूरे इस आरोप के लिए इन्होंने बाकायदा पूरी एक चार्ट टाइप का जारी किया, जिसमें 200 से ज़्यादा पेजों में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच सिटी is the host of the National Child Science Congress in 2023? तो कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा ये मेजबानी अहमदाबाद में की गई। कहाँ? गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 30वें नंबर का नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ गुजरात काउंसिल एंड साइंस सिटी इसको होस्ट करने वाली है। इसमें 1400 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, जिसमें बच्चे, टीचर्स, इवेल्युएटर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर शामिल होंगे। इसमें 850 स्टूडेंट्स को चूज़ किया गया है, जिससे कि वो अपना प्रोजेक्ट को दिखा सके और कंट्री उससे कुछ सीख सके, अगर कुछ उपयोगी हो तो उसको यूज़ कर सके। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? आंसर होगा इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। कौन? अमरप्रीत सिंह। आप यहाँ पर इनको देख पाएंगे, भारतीय वायुसेना में 1984 से ये जुड़े थे और अब ये भारत के उप प्रमुख बन चुके हैं, भारत के एयरफोर्स के उप प्रमुख बन चुके हैं, नए वाइस चीफ बन चुके हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनकी बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है संदीप सिंह को, वो 31 तारीख को अभी रिसेंटली में रिटायर हुए हैं, उनकी जगह इन्होंने ली है। अगर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की बात करें तो वो प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के वहाँ के चीफ के रूप में काम कर रहे थे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है, तो इसको फाउंड किया गया था 1932 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसके सुप्रीम कमांडर कौन है? तो प्रेसिडेंट हमारे इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। 8 अक्टूबर को इनका एयरफोर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही 1932 में इसे फाउंड किया गया था। इसके चीफ एयर स्टाफ कौन है? तो चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, 27वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। दूसरी और मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो उनके चीफ हैं, या आर्मी चीफ की बात करें तो मनोज पांडे जी हैं। नेवी चीफ आर हरि कुमार हैं। इंडियन कोस्ट डायरेक्टर की बात करें तो वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। बीएसएफ की बात करें तो सुजय लाल थाउसेन हैं। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो अनीश दयाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2023? तो भारत की ग्रोथ रेट IMF के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी 2023 में? आंसर होगा IMF के अकॉर्डिंग 6.1% ग्रोथ रेट भारत की 2023 में रहेगी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 6.8 का इन्होंने मतलब 31 मार्च तक इन्होंने माना था कि रह सकती है। ये IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो एस्टिमेटेड ग्लोबली ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो ग्रोथ रेट है वो फॉल करेगी 3.4% 2022 में, 2023 में 2.9% और 3.1% 2024 में फॉल करने वाली है ग्लोबली अगर बात की जाए तो। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप टाइटल को मेंस कैटेगरी में सिंगल टाइटल में किसने जीत लिया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इनकी कंट्री भी बताइएगा, साथ साथ इन्होंने किसको हराया ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।